बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने यूरोप से रखते हैं, जहां से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। यूरोपीय यूनियन जो कि मुकम्मल खामोश था, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की हर तरह की खिलाफ वर्जी हो रही थी, कत्लो गारत हो रही थी, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा के मारा जा रहा था, अगवा किया जा रहा था, और इन तमाम चीज़ों पर अमूमी तौर पर यूरोपीय यूनियन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उनका टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम है और वो बहुत जल्दी और बहुत सख्त रिटेलिएट भी करती है और रिएक्ट भी करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल में जो कुछ भी हो रहा था वो आपके सामने था और उस पर यूरोपीय यूनियन तकरीबन खामोश थी, साइलेंट मोड पे थी। मेरे बहुत से इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ, यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियात के साथ मीटिंग्स भी हुई और वो साफ लफ्ज़ों में तो नहीं कहते थे लेकिन कहते भी थे, और कहना यही था कि हम दूसरी तरफ को देख रहे हैं, मतलब बाइडन साहब की तरफ देख रहे हैं। जो बाइडन की पॉलिसी होगी वही हमारी पॉलिसी होगी। बाइडन को अभी जाने में तकरीबन आप कह लीजिए 28 दिन बाकी हैं उनके दफ्तर से जाने में। 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने हल्फ लेना है और उससे पहले ही पूरी दुनिया के रंग, अंदाज और बयानात जो हैं वो बदलना शुरू हो गए। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन ने अब एक तगड़ा बयान दे दिया और कहा है कि पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस है उसके बारे में अब हम सोच रहे हैं कि शायद उसे कैंसिल कर दिया जाए या उस पर असर पड़े। वजह क्या बनी है? वजह उन 25 मासूम पाकिस्तानियों के मिलिट्री ट्रायल बनी है और उनकी सज़ाएं बनी हैं, और जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो अपने मुरवजा असूल हैं, प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक जो सिविलियंस हैं उनके मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते। पूरी दुनिया के अंदर सिविलियंस को जो कानून की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्री और फेयर ट्रायल, उसकी सहूलत मुल्कों को देनी पड़ेगी, तभी वो यूरोपीय यूनियन के साथ किसी भी तरह से कारोबारी या दूसरे इंटरेक्शन में रह सकते हैं। अब ये जीएसपी प्लस क्या है और इसका पाकिस्तान के ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा, ये सबसे पहले तो आपके सामने रखते हैं। जीएसपी प्लस आम लेमन लैंग्वेज में आप ये कह लें कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जो यूरोपीय यूनियन अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड या कदरे थोड़े से जो गरीब मुल्क हैं उनको ऑफ़र करती है, और उनको ये स्पेशल अरेंजमेंट के तहत टैक्स और टैरिफ, जब आप उनके कंट्री के अंदर चीज़ें पाकिस्तान से वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो जाहिर है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जर्मनी कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, यूरोप के अंदर जितने भी मुल्क हैं, तो जिन मुल्कों को जीएसपी प्लस का टैरिफ दिया जाता है, उनके ऊपर स्टेटस दिया जाता है, उनके ऊपर वो जो टैरिफ है इंपोर्ट करने का, वहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करने का और वहाँ इंपोर्ट करने का, टैरिफ में कमी की जाती है। उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर एक ऐसा मुल्क जिसके पास जीएसपी प्लस का स्टेटस नहीं है, वो आपके मुकाबले में उसकी प्रोडक्ट उस मुल्क में महंगी पहुंचेगी। आप एक तौलिया भेज रहे हैं, आप एक बेडशीट भेज रहे हैं, एक और मुल्क जिसके पास जीएसपी प्लस का स्टेटस नहीं है वो वही भेजेगा तो उसके ऊपर टैक्स वहाँ ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट महंगी पड़ेगी, और फिर कंपनीज, स्टोर्स या जो भी ख़रीदना चाहता है वो प्रोडक्ट, वो आपसे ख़रीदने में प्रेफर करेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की लागत वहाँ पर कम पहुँचेगी और वो मार्केट में कंपैरेटिव प्राइसेस के ऊपर यूरोप के अंदर बेच सकता है। यूरोप ने पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, और पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूरोप ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दे रखा है। लेकिन उसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट वही हैं जो यूरोप की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें एक तो ये सज़ाए मौत का ना देना और लोगों को फ्री फेयर ट्रायल, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तमाम जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं इनको इंश्योर करना होता है, और अगर आप इनमें से कोई भी कमी कोताही करेंगे तो वो आपके जीएसपी प्लस स्टेटस को वापस ले लेंगे। अब आप पूछना चाह रहे होंगे कि जीएसपी प्लस स्टेटस अगर वापस चला जाए तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि जीएसपी जो स्टेटस है, जीएसपी प्लस, उस स्टेटस का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान से, उन पर टैक्स कम है, टैरिफ कम है, तो हम compete कर पाते हैं बांग्लादेश से, इंडिया से या दूसरे मुल्कों के साथ, क्योंकि वैसे ही हमारी लागत ज़्यादा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ,
हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी है, बाकी भी बहुत सारे हमारे ऐसे अवामल और मसाइल हैं जिसकी वजह से जब एक बेडशीट बना के हम पूरी दुनिया के अंदर कम्पीट करते हैं, इसीलिए चाइना आगे निकल गया कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और उसकी एक बड़ी वजह इकॉनमी में जो हमारे पावर टैरिफ हैं, जो हमारे बिजली के या एनर्जी के, गैस और बिजली की जो कीमत हमें देनी पड़ रही है और बिजनेसमैन को भी देनी पड़ रही है, वो बहुत हाई है। तो हम पहले ही कंपैरेटिव नहीं रह जाते इंटरनेशनल मार्केट में। ये जीएसपी प्लस की वजह से कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा होता है और हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना, वो तकरीबन रफ बॉल पार्क में आपको फिगर्स बता रहा हूँ कि हमारी इंपोर्ट 60 अरब या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है जो हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 30 अरब के करीब है। तो हम फिर पाकिस्तान कैसे चलाते हैं? हम पाकिस्तान चलाते हैं 30 अरब के करीब पाकिस्तानी बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो बाहर से पैसा भेजते हैं, जो पाकिस्तानी बाहर पैसा कमाते हैं, और 30 अरब के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो 60 अरब, लेकिन हमारा काम नहीं चलता क्योंकि हमने तो एक बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ है और उसका फिर इंटरेस्ट भी लेना है, तो उसके लिए फिर हम और कर्जे लेते हैं। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इमरान खान की हुकूमत में नेट बराबर चल रही थी, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस, तो हम तकरीबन बराबर थे। अगर हमने कर्ज़ों का जो इंटरेस्ट था, सूद था, वो ना देना हो तो मुल्क सफिशेंटली खुद चल सकता था उन हालात के अंदर। अब इमरान खान के जाने के बाद तो खैर इन्होंने एक्सपोर्ट और भी कम कर ली है पाकिस्तान की, इंपोर्ट बढ़ा ली होगी, तो इन हालात के अंदर मामलात और दिगरगू हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं नंबर्स पर वापस जाएं तो अगर जीएसपी प्लस जो है उसको हम देखें तो सबसे बड़ा उसका इफेक्ट होगा आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर। अब पाकिस्तान की टोटल जो 30 अरब की एक्सपोर्ट है उसमें टेक्सटाइल जो है वो तकरीबन 60% है। जी हाँ, तकरीबन 60% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल बेस्ड है, और वो बेशक अनस्टिच्ड कपड़े हों, स्टिच्ड हों, या कोई भी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है। अब अगर जीएसपी प्लस जो है वो वैसे तो कम से कम भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर मेरा ख्याल है 30-35% असर डालेगा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर, लेकिन अगर वो 25% भी हिस्सा डालता है और 16-18 अरब में से अगर 4 से 5 अरब डॉलर भी कम हो जाते हैं पाकिस्तान के जीएसपी प्लस की वजह से, जो कि हो जाएंगे और होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट है वो वाज़ेह तौर पर कह रही है कि आपने ये जो लोगों को सजाएं दी हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, ये जो ICCPR आपने साइन की हुई है, एक इंटरनेशनल आप कमिटमेंट कह लें, और उस कमिटमेंट के तहत आपने फ्री एंड फेयर ट्रायल देना था और ये आपने फ्री और फेयर ट्रायल नहीं दिया, तो आप ये सब कुछ गलत कर रहे हैं और आपका जीएसपी प्लस जो है उसको रिकंसिडर किया जाएगा, रीथिंक किया जाएगा। अब जब हम यूरोपीय यूनियन का पूरा ये पढ़ते हैं उनकी कमिटमेंट, तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि अगर आप ICCPR या इस तरह की और कमिटमेंट्स जो हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फेयर ट्रायल है, इसकी अगर फैसिलिटीज़ आप नहीं देते तो आपका ये स्टेटस रिवोक कर दिया जाएगा। तो जो चांसेस लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि अब रिवोक हो जाएगा। इसकी एक तो टेक्निकल वजह बता दी, यूरोपीय यूनियन मुकम्मल खामोश थी क्योंकि वो अमेरिका बहादुर की तरफ देख रही थी। अमेरिका बहादुर अब चेंज हो रहा है, जब अमेरिका चेंज हो रहा है तो सभी के अंदाज बदले हैं, कुछ अंदाज हजूर आपके। तो अब यूरोपीय यूनियन ने भी अंगड़ाई ले ली है, वो भी बोलना शुरू हो गए, तो आपको तब्दीलियाँ ये नज़र आएंगी। अब वापस आते हैं, तो अगर 4-5 अरब डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की किटी में से निकल जाती है, तो जो पहले ही 30 अरब से 25 अरब लाए हुए हैं उसमें से 4-5 और निकाल दी, तो ये कोई 20-21 अरब की अगर एक्सपोर्ट रह गई। अब दूसरी तरफ आते हैं, जब सिविल नाफरमानी और इमरान खान कहते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तानी भेजना छोड़ दें और छोड़ देंगे, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग ये बातें करते हैं और वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा, कई लोग करते हैं कि इसका फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होना, लेकिन क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग मजदूरी करते हैं वो पीछे अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, उनका चूल्हा चलना होता है, उनके मामलात चलने होते, तो वो कैसे रुक जाएं अपने माँ बाप को पैसे भेजने से? उनका घर का निज़ाम चलता है इसी से। उसका मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो 1-2 महीने भी अगर वो रुक गए, 1 महीना भी रुक गए और उन्होंने घर वालों को कहा कि वहाँ जो पिछले पैसे पड़े हैं उनसे गुजारा करें या इधर उधर से उधार लेकर गुजारा करें, जिनकी कमिटमेंट है, सारे लोग तो कभी भी कोई काम नहीं करते, लेकिन अगर 25% लोगों ने भी रेमिटेंसेस या 30 या 45 या 50 ने भी ना भेजी तो $4-5 का और कबाड़ा निकल जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, सारे तो जाहिर है मिडल ईस्ट से नहीं भेजते, बहुत सारे लोग प्लॉट्स लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी भेजते हैं। अगर सिर्फ वो लोग ही रुक गए और 2-3 महीनों में को $3-4 अरब की जो इन्वेस्टमेंट वो आती है
वही रुक गई, तो आप अब इसको जीएसपी प्लस के साथ लिंक करें। जीएसपी प्लस की वजह से जो 4-5 अरब डॉलर का अगर नुकसान आता है एक्सपोर्ट में, उसके साथ रेमिटेंसेस को जोड़ें, तो आपको वाज़े तौर पर खदोखाल नज़र आ जाएंगे कि चौधरी साहब के लिए वॉक करना मुश्किल हो जाएगा। जो बंदूक का मुकाबला आम इंसान की खोपड़ी के साथ हो रहा है, बंदूक के साथ नहीं हो रहा, और उस बंदूक में जो गोली पड़ रही है और उसके जो सारे अखराजात हैं उसको निभाने के लिए फिर चौधरी साहब के पास पैसे नहीं होंगे, क्रिपल्ड होंगे, और फिर आपसे बात करनी पड़ेगी, मतलब पाकिस्तानियों से बात करनी पड़ेगी। तो ये एक मेजर शिफ्ट है सदर ट्रंप के बाद, जो उनके इलेक्शन के बाद, जब अब उनके आने की तरफ और बाइडन के जाने के ऐलान होने के बाद अब जो सूरत हाल है वो आपको पूरी दुनिया बदलती हुई नज़र आ रही है। और यूरोपीय यूनियन भी अब बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन आपको आने वाले टाइम में एक्शंस भी और स्टेटमेंट्स भी देती हुई नज़र आएगी, और पाकिस्तान के लिए ये गहरे असरात होंगे इसके, अगर जीएसपी प्लस चला गया। आखिरी बात बिफोर कि मैं अगली खबर पे जाऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी बात ये कि हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की थी हमारा जीएसपी प्लस हमसे छीनने की, बहुत लॉबिंग की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन वो नहीं छीन सका। आज चौधरी साहब ने, चौधरी निज़ामुद्दीन ने प्लेट में रख के हिंदुस्तान को वो मौका दिया है, क्योंकि हमने अपने यहाँ इंसानी हकूक़ की हर तरह की पामाली की है। तो आज हमारा दुश्मन खुश हो रहा होगा, हमारे मुखालफिन खुश हो रहे होंगे कि हमने अपने हाथों से ही अपने पाँव काटने जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। अब दूसरी तरफ जिन लोगों के घरों के अंदर लाशें भेजी जा रही हैं, जिनके शहीदों की जो है वो मैयतें नहीं दी जा रही, उन लोगों को आप ज़रा गौर कीजिए कि उन लोगों के साथ अब टेस्ट है उनका। अगर अब वो जीएसपी प्लस के ऊपर कहेंगे अच्छा हुआ, तो कहेंगे देखेंगे मुहिब वतन नहीं है, और अगर वो खामोश रहें तो वो अपने आप से सवाल पूछेंगे कि मेरे भाई की, बेटे की लाश घर भेजी है, तो क्या मैं ये भी ना बताऊं यूरोपीय यूनियन को कि ये कितने बड़े जालिम है जो इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर। तो बहुत एक टफ सिचुएशन है। अगर आप इसके हक में बयान दें तो सारे आपको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, खामोश रहें तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुझे दुनिया को बताना है, मैं क्यों ना बताऊं। तो इस पर किसी दिन दोबारा बात करेंगे लंबी, कि अब पाकिस्तानियों के लिए जो टेस्ट है उसका हमने क्या करना है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसपी प्लस की कहानी तो आपने सुन ली, जुल्म और सितम की वजह से जो कुछ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। अब आगे सुन लें कि क्या हम रुक रहे हैं? नहीं। मलिक इदरीस, जी हाँ, वो भी शहीद हो गए हैं, उनको भी गोलियां मारी गई थी स्नाइपर्स के थ्रू, और वो भी डी चौक के ऊपर ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद से उनका हॉस्पिटल के अंदर इलाज हो रहा था, अटक से उनका ताल्लुक़ है, और वो भी अब शहीद हो गए हैं, गोलियों की वजह से ज़ख्मी हुए थे और ट्रीटमेंट की वजह से जांबर नहीं हो सके, और अब उनको दफन किया जाएगा। कल दोपहर 2 बजे उनके गांव में उनका जनाजा होगा अटक के अंदर। जो लोग भी जा सकते हैं, मेरी गुजारिश है ज़रूर तशरीफ़ लेकर जाएं, लीडरशिप भी ज़रूर वहाँ पर जाए। और एक और शहीद जो है उसकी मैयत जो है, उसका जस्द खाकी जो है वो घर वापस लौटा है। इमरान ख़ान से, पाकिस्तान के आइन से जो है वो मोहब्बत करने में, वफ़ादारी करने में एक और लाश जो है वो उठानी पड़ी है। उसके साथ साथ आपको उसके अलावा एक और भी ख़बर देंगे कि लाश तो उठाई है, लेकिन उसके साथ साथ सितम ज़रीफ़ी कैसी है वो देखिए। अनीस सत्ती, बहुत छोटी उम्र का बच्चा कह लें उसे, नौजवान कह लें उसको, गोली मारकर स्नाइपर से शहीद किया गया था। अब उनके वालिद सफारिश सत्ती ने यह बताया है कि उनके बेटे को शहीद कर दिया, फिर उनके दूसरे बेटे को अगवा कर लिया ताकि वो भाई के मुकदमे का फॉलो अप ना कर सके। आप कहेंगे ये खबर तो हमने आपको दे दी थी, अगली खबर दे रहा हूँ। अब अनीस सत्ती के कज़न को भी अगवा कर लिया है, क्योंकि वो भी इसी केस को फॉलो अप कर रहा था। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रहे थे और उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। तो ये जो दास्तानें हैं जुल्म की, ये जिस तरह का ये सफाकी के साथ जुल्म किया जा रहा है, एक तरफ ये देखिए, एक तरफ अगर कोई पाकिस्तानी तंग आके इस जुल्म से दिल बर्दाश्ता होके जाके अगर यूरोपीय यूनियन को या किसी को बताएगा कि ये देखें हमारे साथ वहाँ क्या हो रहा है, तो फिर ये पता कितनी बेशर्मी और बेगैरती से कहेंगे कि ये देखें ये मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आप ये हुब्बुल वतनी कर रहे हैं जो आप मलिक इदरीस के साथ कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर सफारिश सत्ती साहब के साथ कर रहे हैं। उनका एक बेटा छीन लिया, फिर उनका एक भतीजा जो है वो आपने अब अगवा कर लिया, दूसरा बेटा भी अगवा कर लिया। ये आप हुब्बुल वतनी कर रहे हैं। अब सफारिश सत्ती क्या करे, वो किसी से बात ना करे जाके। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसानी हकूक़ के मामलात हैं और ये इनकी करतूतें हैं। मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने नया जनाब कट्टा खोल दिया है। कट्टा ही कहूँगा क्योंकि वो कट्टा ही खोलते हैं अक्सर। वो
उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद को शायद सजाए मौत दे दी जाए। अब हमने आपको कल किस्सा तो बता ही दिया था, लेफ्टिनेंट जनरल जो जावेद इकबाल थे, उनका किस्सा बताया था कि उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया था किसी और मुल्क को। मुल्की राज और राज भी शायद मिसाइलों और हमारे एटमी प्रोग्राम के बारे में थे शायद। वो अफशा करने पर उन्हें पकड़ लिया गया बकौल फ़ौज के, पकड़कर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। जनरल बाजवा साहब के दौर में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। बाजवा साहब ने उन्हें 14 साल की कैद दी, जेल में रखा। जब वो आए तो उन्होंने माफ़ कर दिया। अब हमें नहीं पता, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले उन्होंने गद्दारी की थी, जासूसी की थी, तो वो गद्दार थे। जन आसिम मुनीर साहब के आने के बाद वो गद्दार नहीं रहे, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अब रऊफ़ क्लासरा साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो है उनको भी सजाए मौत दी जा सकती है या शायद उम्र कैद दी जा सकती है। अब बड़ी हैरानी की बात है कि अकेले जनरल फैज़ हमीद की बात हो रही है, लेकिन जनरल बाजवा की बात नहीं हो रही। हालांकि खुद तमाम ये सियासी अकाबरीन कह चुके हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा मिलकर सब कुछ कर रहे थे। इनके जो जराइम हैं अगर हैं तो वो इकट्ठे हैं, और इन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ इकट्ठे किया है। तो सिर्फ ये कि उन्होंने आपको हुकूमत दी और ये सारा सिस्टम जनरल बाजवा ने बनाया तो उनको माफ़ी है, और जनरल फैज़ हमीद को सजाए मौत देनी है। असल में इन्होंने कुछ नहीं करना, ये ड्रावे हैं, ये तरा निकाले जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकराती कमेटियां बना रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ और कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि तमाम का तमाम मामला ये कि आपको एक डर के अंदर रखना है, आपको डरा कर रखना है, ये मकसद है। ये एक पूरी की पूरी स्कीम है, और उसके लिए ये खबर दिलवाई जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद को जो है वो कहीं सजाए मौत ना दे दें, क्योंकि अगर उन्हें सजाए मौत देनी है तो फिर बाजवा साहब का भी कोर्ट मार्शल करना पड़ना है, जो इन्होंने कभी नहीं करना, ना कर सकते हैं ना करेंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि ये सब कुछ आपका तरा निकालने के लिए है। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है। आपको हम बता चुके हैं कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बन गई है। आज तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि कल उस कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, और उसके बाद खान साहब को जाकर जेल में मुलाकात की जाएगी और अगला लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। अब अगला लाहे अमल क्या है? अगला लाहे अमल ये है कि अब सिविल जो नाफरमानी है उसकी तरफ जाना है या नहीं जाना, और रेमिटेंसेस की जो आपने बाइकआउट करना है, नहीं भेजनी वहाँ से, जो बाहर से ज़र मुबादला है पाकिस्तानियों ने, वो भेजना बंद करना है या नहीं करना, इसके ऊपर फैसला होगा। मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने पहले ही रख चुका हूँ कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद यही है कि कमेटी चलेगी थोड़ी देर, ये फिर ख़ुद साख्ता किस्म की ये चीज़ें भी बना देंगे, जैसे बनाएंगे कि आप 9 मई के ऊपर एक कर लें जुडिशल, और आप एक 26 के ऊपर कर लें, उसमें से मर्ज़ी के फ़ैसले निकालेंगे, और ये तमाम चीज़ें ये करके कोशिश करेंगे कि इस मामले को तूल दें और सिविल नाफरमानी की तरफ चीज़ें ना जाएं। बहरहाल जो भी होगा बेहतर होगा, हम यही समझ सकते हैं कि मामलात आगे चलें और जो भी हो वो बेहतरी की तरफ जाए, उसी में बेहतरी। अब आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया है जो हमारे नॉर्दर्न और हमारे फ्रंटियर का इलाका है सारा, वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने जो विज़िट किया ट्रुप्स को, वहाँ उन्होंने कहा कि कौम की हमायत से मुल्क में अमन कायम करेंगे। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये हमें समझ से बाहर है कि कौम की हमायत एक 90% कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। 90% कौम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चाहती है, इन चोरों को नहीं चाहती, रूल ऑफ लॉ चाहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहती है। आप 90% के अगेंस्ट जाके 10% लोगों के साथ मिलकर ये कौम की हमायत से मुल्क में अमन कैसे कायम करेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आइन शिकनी हो रही है, जिस तरीके से लोगों को शहीद किया गया है, जिस तरीके से मैंडेट लूटा गया है, जो कुछ ओवरऑल किया गया है और किया जा रहा है आने वाले दिनों में, उससे तो कौम की हमायत शामिल नहीं है। 90% कौम की हमायत तो शामिल है कि आप रूल ऑफ लॉ पर चलें और एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर हो जो अवाम के वोटों से मुंतखब हो, जो आपकी मर्ज़ी और मंशा के ऊपर मुंतखब ना हो। बहरहाल आज का उनका बयान था, वो आपके सामने रखा है। इसका मतलब है कि वो अभी भी अपने ही ख्यालात में हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।